क्वेश्चन ले लो बच्चे। सर वो पहला क्वेश्चन था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1x या 1/x+1 +2/x² +1 +4 ये तो बाय ये तो कल बताया था ना तुम्हें। कंबाइन करके देखा था सर, ये नहीं बना। सर आपने कहा था ना 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, वैसे किया था, बन नहीं रहा था ये। फिर से बोलना जरा। सर 1/x+1 हम्म। +2/1 हम्म। +x² हम्म। +4/1/x की 1 + x की पावर 4। हम्म। ऐसे करते करते एन टर्म्स तक का सम निकालना है। अप टू एन टर्म्स। ठीक है ना। यस सर। चलो सारे बच्चे देखो जरा, इसको ट्राई करो। इसका नाम वाई दे दो बच्चे। ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा था आगे। सर वो 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था मैंने, फिर मैच नहीं किया आगे से। नहीं, जैसे 1/1 + x है। ठीक है। इसमें अगर 1/1 - x ऐड करेंगे तो क्या होगा? बोलो। नीचे टू आ जाएगा अपॉन 1। वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका निगेटिव वाला मिल जाएगा ना बच्चे। यस सर। फिर इसको इसके साथ करो, फिर इसका निगेटिव वाला मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं सर। इसका नाम वाई दे दे बेटा। ठीक है। सर अब क्या किया, इधर हमने क्या किया, 1/1 - x ऐड किया, तो इधर भी ऐड करेंगे ना। यस सर। ठीक है। यस ये सर। ये दोनों मिलके क्या हो गया? 2/1 - x²। वेरी गुड। इसका nth टर्म पता है ना आपको? इस सीरीज का nth टर्म, ये देखो 2 का पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 का पावर 0 है। इसके nth टर्म में क्या आएगा? की पावर n - 1/1 प्लस टू एक्स का की पावर n - 1 आएगा अपॉन 1 + x का पावर कितना? n आएगा। नहीं, 2n आएगा। जितना यहाँ पे वही तो आता है यहाँ पे। ये 4 है तो x का पावर 4 आता है। यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 1 + x का पावर 8 आएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे x का पावर 2n - 1 आएगा। यस सर। जितना ये रहेगा उतना आएगा बच्चे। ये समझ में आया? यस सर आ गया। अब ये देखो, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? इसका निगेटिव वाला बनेगा। हाँ सर। ऐसे बढ़ते चले जाएं यस सर। तो क्या होगा? लास्ट में 2 का पावर n - 1 अपॉन 1 + x का पावर जो है, ये 2 का पावर n - 1 है। इससे पहले इसका निगेटिव वाला मिल जाएगा। हाँ जैसे सर। इससे पहले ये मिला था तो यहाँ पे 2 का पावर n - 1 अपॉन 1 - x का पावर 2 का पावर n - 1 आएगा। सर अब ये दोनों को क्लब कर लो बच्चे, तो क्या होगा? जैसे ये देखो, ये दोनों क्लब होके क्या होता है, ये 4 आ जाता है, फिर उसका डबल हो जाता है। तो वैसे ही ये दोनों क्लब होके ऊपर में 2 का पावर n आ जाएगा और नीचे में 1 - x का पावर। जैसे ये देखो, ये दोनों मिलके x का पावर 4 हो जाता है, तो वैसे ही ये x का पावर 2 का पावर n हो जाएगा। यस सर। ये तो y प्लस इतना हुआ, तो y की वैल्यू दिस -1/1 - x हो गई। यस सर। आया समझ में?
यस सर। और बोलो। सर दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 1, हम्म फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 1, हम्म द सेकंड टर्म इज 2 हम्म एंड एवरी टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म्स। हाँ, जैसे मान लो कि इसके बाद ना, यस सर। जैसे ये वाला जो है, इन दोनों का सम है ना। ये यस सर, द टू के प्रीसीडिंग टर्म्स, यहाँ पे वन द लिखो, यहाँ nth पे टर्म टू इज। लिखो, यहाँ यस पे सर। थ्री लिखो, यहाँ पे फाइव लिखो, यस ऐसे सर। लिखते जाओ। माइनस कर दो बच्चे, ये जीरो हो गया, ये वन प्लस, ये वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे करके यहाँ तक माइनस टी एन आ जाएगा। यस सर। अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने टर्म है? n-2। हाँ, तो यहाँ से जो आया है इस ब्रैकेट में आएगा अप टू n माइनस टू टर्म्स। यस सर। तो टी एन हो गया आपके पास वन प्लस वन टू हो गया, प्लस वन से लेके n माइनस टू का सम क्या हो जाएगा? n माइनस टू। n-1 हम्म अपॉन 2। ये आ गया इसका nth टर्म। यस सर। ठीक है। दो डाउट और पूछ सकते हो तुम। सर तीसरा डाउट है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन और पूछ सकते हो, फिर अपने से ट्राई करोगे, और फिर नहीं बनेगा फिर अगले क्लास। ओके सर। जो तुमको टफ लगे वो पूछ लो पहले। ये समीशन ऑफ हम्म n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, कितना? n इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी हाँ, आएगा n स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट में। अपॉन हम्म n प्लस 2, एन प्लस टू। इसके मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। हम्म सर ये निकालना है। अच्छा, फैक्टोरियल वाला है। ठीक सर। है, तो फैक्टोरियल के टर्म में पूरा लिख देंगे, इसको देखते हैं। ठीक है ना। यस सर। चलो, ये n इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी है। पहले n इक्वल टू वन से लेके n तक सोचो, कि बाद में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देना, या इसको पहले सिंप्लीफाई में क्या लिख सकते हैं? ये n स्क्वायर प्लस वन है, ये n प्लस टू है, फैक्टोरियल n है। ठीक है। यस सर। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लो कि n में n प्लस टू कर दें, तो ये n स्क्वायर प्लस टू एन हो गया, है ना, और यस सर। माइनस टू एन प्लस वन हो गया। ठीक है ना। सर। और ये n प्लस टू फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है। और यस सर। इसको लिख देते हैं, ये इससे डिवाइड होके कितना आ जाएगा? या थोड़ा सा और इसको सेट कर लेते हैं, डिवीजन में आ जाएगा। n प्लस टू माइनस टू, यहाँ भी n प्लस टू कर दें तो ये माइनस फोर हो गया, तो यहाँ पे प्लस फाइव कर देंगे तभी वन आएगा ना। यस सर। ऐसे लिख दिया बच्चे। ठीक है। यस सर। अब ये इससे डिवाइड होके क्या आएगा बताओ? n अपॉन फैक्टोरियल n।
नहीं, फैक्टोरियल n को लिखोगे ना, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, वो भी n भी कैंसिल होगा ना, तो ऐसा आएगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर। माइनस 2 बाई फैक्टोरियल n आएगा, यस सर। प्लस 5 बाई n प्लस 2 n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, यस सर। अगर हम यहाँ पे n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी n प्लस वन से मल्टीप्लाई करना होगा, या यस रहने सर। दो, इसको रहने दो। अब इस वाले पार्ट को हमको लिखना है बच्चे। ये तो फैक्टोरियल में हो ही गया, और क्योंकि इसका जब समेशन लिखेंगे ना तो हमारा ई के एक्सपेंशन वाला का यूज हो सकता है। आपको पता है कि ई के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स का पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये है एक्स का पावर 0 बाई, तो ये एक्स का पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी होती है ना। यस सर। आप चाहो तो इस वन को इधर भी ला सकते हो। ई का पावर एक्स माइनस वन होता है एक्स का पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, आर की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो ये ई माइनस वन आता है, तो ये आर इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1 बाई फैक्टोरियल आर हो जाता है। ठीक है, यस सर। और जब ये देखो ये वाला टर्म होगा ना ऐसे करके, तो ये लिखते हैं, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करोगे ना तो 1 बाई फैक्टोरियल 0, वो पहला वाला टर्म मिलेगा। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। यस सर। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे, ये वाला जो पार्ट है ये है x का पावर r बाई फैक्टोरियल r, r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी है, ये e का पावर x है। और x की वैल्यू 1 रखने पे ये आता 1 बाई फैक्टोरियल r, r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी। ओके सर। अब इसमें जो है ये दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं, अब रह गया ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले यस सर। पार्ट को हमको लिखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सेट करते हैं, वन अपॉन ये 5 अपॉन ये है, बेसिकली इसी को लेना है, 1 अपॉन n प्लस 2 है, फैक्टोरियल n है, तो 1 अपॉन ये n प्लस 2 है, ये n है, और ये n माइनस वन फैक्टोरियल है। अब इसको दो के इसमें लिख दें, अगर इसको लिख दे 1 बाई n माइनस वन अपॉन n प्लस 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये तो इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाफ से डिवाइड किया तो हाफ 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस, ये फिर से आएगा n प्लस 2 बाई दिस, ये दिक्कत करेगा। सारे लोग ट्राई करो बच्चे, इसको सेट करो, इसको जैसे हम सेट कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, n स्क्वायर प्लस 1 को लिखें n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2n,
तो कुछ बात बनेगा। या n+2 का स्क्वायर लिख दिया, -4n और -4। इसको हमको 2 के डिफरेंस में सेट करना होगा बच्चे, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना। n की वैल्यू 1 2 ये सब रखने पे देखो तो कुछ देर के बाद डायगोनली कैंसिल होता है क्या ये? आंसर में देखो ई के टर्म में आंसर है। तो सारे ऑप्शन ई की टर्म्स में ही हैं। हाँ, क्या क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शन पहला है 9 माइनस ई। हम्म। दूसरा ऑप्शन है 9/2 माइनस ई। हम्म। तीसरा ऑप्शन है 9/2 प्लस ई। हम्म। चौथा ऑप्शन है 9 प्लस ई। ठीक है। चलो ट्राई करो, हो जाएगा। ई का मतलब समझ गया ना? यस सर। सारे लोग ट्राई करो। इसको सारे को फैक्टोरियल में हमको सेट करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। दो मिनट ट्राई करो, बताता हूँ। एक मिनट। ट्राई करो मौलिक।
आया किसी का? अंजलि? n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 2 फैक्टोरियल n। जब तक ये डिवाइड नहीं करेंगे ना बात बनेगी नहीं। n स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लिख दिया बच्चे? n प्लस 2 लिखा ना? यस सर। तो -2n करना पड़ गया था। तो -2n तो 2n प्लस 2, ये 2n कैंसिल हो गया था, ये n स्क्वायर ये आ गया, और हमारे पास -4 था तो हमने +5 किया था। यही ना बच्चे? यस सर। तो n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 आया, -2 बाई फैक्टोरियल n आया, +5 बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल n आया। यहाँ तक इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है। तो अगर हम इसको लेके चले 1/n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n, तो हमें यहाँ पे क्या करें जिससे बात बने? ये वाला समझ में आ रहा है ना दोनों सीरीज? यस सर। ये तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर, एक्चुअली ई के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन में आएगा ना, ई की वैल्यू जो आती है ये 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे करके आएगा बच्चे अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये वाला जो सीरीज होगा ना, यहां से देखो, ये वाला कहां से स्टार्ट हुआ? n इक्वल टू 1 दोगे तो ये वाला स्टार्ट हो गया, 1 बाई फैक्टोरियल 0 मतलब 1 आ गया, 2 दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो पूरा e है, -2, ये वाला देखो n इक्वल टू 1 से दोगे इन्फिनिटी तक तो ये वाला आएगा, तो ये वाला है e -1 है, प्लस ये बच गया सिर्फ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 5 बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल n बच गया बच्चे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, इसको अगर मैं सेट कर रहा हूँ तो सर ये ऊपर n+2 माइनस n+1 करके सर ये 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस n+1 बाय n+2 फैक्टोरियल n आ रहा है। अभी देखते हैं इसको, ये वाले पार्ट को देखते हैं पहले, ये दोनों पार्ट हम लिख रहे हैं। सर हाँ हो गया फैक्टराइज। क्या बेटा? ये वाला जो टर्म है ना 5/n+2 फैक्टोरियल n, ये हो गया फैक्टराइज। हाँ तो फैक्टराइज हो गया तो बस वैल्यू रख दो। सर इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब फैक्टराइज करने के बाद आ रहा है 5 फैक्टोरियल n+1 माइनस 5 फैक्टोरियल n+2। ये आ रहा है ना? सिर्फ वो लास्ट वाली टर्म का आ रहा है। हाँ ये लास्ट वाले को ही लिखा है हमने, यही ना? ये सब चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे तो हमारे पास आ ही गया ना, ये आ चुका है, 2 माइनस ई आ चुका है, प्लस ये बचा हुआ है,
n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 5/n+2 इंटू फैक्टोरियल n है। ठीक है, इसको इसने ये वाला लिखा है, जरा चेक कर लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम में आएगा यहाँ पे n+2 का फैक्टोरियल आएगा। ये 5 तो बाहर, ये n+2 माइनस, और यहाँ पे ये 1 आएगा। तो ये 5 आया, और ये n+1 आया, अपॉन n+2 का फैक्टोरियल को लिख दिया n+2 n+1 फैक्टोरियल n, ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है ना? ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चे? यस सर। ये हम अलग से लिख के दिखाएंगे। ये n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, और ये 5 बाहर आ गया, 1/n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1/n+2 का फैक्टोरियल हुआ। अब क्या होगा, ये कहां से स्टार्ट हुआ सीरीज आपको देखना पड़ेगा। ये 2 से स्टार्ट हुआ है, तो मिसिंग टर्म है 1+1/(1) 1/((2) ऐसे चलता है, ये e होता है। तो यहां से जब स्टार्ट हुआ है तो ये होगा e-2 होगा माइनस, और ये 3 से स्टार्ट हुआ है तो ये वाला आएगा e-2 माइनस हाफ। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। तो ये 2 माइनस e प्लस ये e-2, ये e-2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? यस और सर। ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, तो ये 9/2 माइनस e आएगा। आंसर चेक करो। सर यही है। इस वाले को बस ध्यान रखना है कि इसको कैसे ब्रेक करना है, जरा ये समझ लो। जैसे ये 5/n+2, n का फैक्टोरियल है ना बच्चे, यस तो सर। n+1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में n+2 का फैक्टोरियल बन जाएगा बच्चे। ठीक है, सर। अब क्या करना है, इसको n+1 को लिख देना है, n+2 माइनस 1 लिख देना है। ठीक यस है, सर। तो क्या होगा 5, इसको जब इससे डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 1/n+1 फैक्टोरियल माइनस, ये इससे डिवाइड होके 1/n+2 फैक्टोरियल आएगा। यस सर। कैसे सेट कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है e की वैल्यू ध्यान रखनी है। ओके सर। इसमें e की वैल्यू क्या बोलोगे, 1+1/((1) 1/((2) 1/((3) 1/((4) अप टू इन्फिनिटी तक। अच्छा ये बता दे, ये ना मेंस में है ना एडवांस में, ये सब सिर्फ बुक सब में दी रहती है। आपको e के पावर x का एक्सपेंशन पढ़ना है, log 1 + x का एक्सपेंशन पढ़ना है, लेकिन इसके सीरीज के बारे में नहीं करना है। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ओके 42 सर। ईयर्स में भी नहीं आए हैं आज तक। ठीक है, लेकिन जब आप कोई बुक पढ़ते हो ना उसमें दिया रहता है ये सब चीज। हाँ सर। पहले आता था मेंस में, तो ई से रिलेटेड एपीजीपी में भी क्वेश्चन रखे हुए हैं ऑलरेडी। जब भी फैक्टोरियल वाला हो ना तो सबसे पहले उसका nth टर्म लिखो और उसको नीचे वाले फैक्टोरियल में सेट करते जाओ। नीचे का फैक्टोरियल होना चाहिए, ऊपर में कांस्टेंट आना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट है 1/((1) 1/((1) प्लस 1+3/((2) 1+3/((2) सर यहाँ पे x से भी मल्टीप्लाई है। इसमें ऐसे
यस सर। हाँ प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 बाय फैक्टोरियल 3। हाँ। इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है सर, इन्फिनिटी तक का सम। ठीक है, तो वही इसका nth टर्म लिख लो बच्चे पहले। ओके सर। तो चलो बताओ इसका nth टर्म क्या होगा। सेकंड टर्म में 1 3 है, थर्ड में 1 3 5 है, nth में क्या होगा 1 3 5 से लेके इसका nth टर्म कितना हो जाएगा? 2n-1। ऐसा होगा। यस सर। थर्ड टर्म में फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल n आएगा। यस सर। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 है तो x का पावर 1 है, 3 है तो 2 है, तो यहाँ पे x का पावर कितना आएगा? n-1। n-1। ठीक है ना? यस सर। चलो इसको उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लो। बस ये इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे तो उसमें x नहीं था, इसमें x है। तो 1 से लेकर 2n-1 तक का सम कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट। ऐसे लिख लेंगे। यस सर। तो ऊपर में n स्क्वायर आ गया, नीचे में फैक्टोरियल n आ गया, x का पावर n-1। यस सर। जैसे इसको डिवाइड करके लिखते हो लिख लो, क्या होगा इसमें? n अपॉन फैक्टोरियल n-1। n-1। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको? n-1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n-1 लिख लें। यस सर। ये इससे डिवाइड होके 1 बाई फैक्टोरियल n-2 आएगा, 1 बाई फैक्टोरियल n-1 आएगा। यस सर। ये समझ में आया? सर आ गया। तो आपने इसका nth टर्म लिख लिया बच्चे, इसी का समेशन लेना है। सर अब हो जाएगा। कर लोगे ना? हाँ सर कर लूंगा। वेरी गुड। इसमें x की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी है, e के पावर x में 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ये एक्चुअली x का पावर r बाई फैक्टोरियल r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है। ठीक है? यस सर। अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो यहां से स्टार्ट होगा, तो e का पावर x माइनस 1 जो होगा वो होगा x का पावर r बाई फैक्टोरियल r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। आई बात समझ में? यस सर। और किसी का कोई डाउट भाई बच्चे? एक आध दो डाउट है, पूछ लो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का है। हाँ पूछो बंस। सर जेड का z1 से डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स जेड का z2 से डिस्टेंस है तो जेड का लोकस क्या होगा? थोड़ा ठीक से क्लियर नहीं हुआ बेटा, क्वेश्चन फिर से बोलो। सर अगर z का z1 से डिस्टेंस 3 टाइम्स जेड का z2 से डिस्टेंस है तो जेड का लोकस। ओहो, जेड का लोकस क्या होगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल होगा। बोलो। कैसे सर? हाँ कैसे? अभी समझाते हैं बच्चे। ये देखो जरा, जेड का z1 से डिस्टेंस दिया हुआ है, बताओ 3 टाइम्स जेड का z2 से डिस्टेंस, यही ना? यस सर। जरा ध्यान से समझना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड का z1 से डिस्टेंस और जेड का z2 से डिस्टेंस 3 टाइम्स है। जरा बना के देखते हैं।
यहाँ पे Z1 ले लिया, यहाँ पे Z2 ले लिया। सबसे पहले आर्गेंट प्लेन में दो पोजीशन बनाते हैं इसका। Z का Z1 से जो डिस्टेंस है वो Z का Z2 के डिस्टेंस से 3 टाइम्स है। तो एक तो यहाँ पे हो सकता है ना Z, देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस आपको लग रहा है ना कि इसका 3 टाइम्स हो जाए, बोलो। यहाँ पे Z हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ। देखो ना, ये डिस्टेंस Yes, इसका sir. ये 3 टाइम्स हो सकता है कि नहीं, बोलो बच्चे। यस सर। अच्छा, दूसरी पोजीशन Z की यहाँ भी हो सकती है, ये देखो, हो सकता है ना कि ये वाला जो डिस्टेंस हो, इस डिस्टेंस का 3 टाइम्स हो, ये 3 हो तो ये वाला 9 हो जाए। दो पोजीशन हो सकती है ना, सर। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यस चलो सर। एक पोजीशन यहाँ भी ले लेते हैं। ये देखो, Z का जो Z1 से डिस्टेंस और Z का जो Z2 से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स हो जाए। यस सर। लग रहा है ना कि ये डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स है। तो 3 पोजीशन हमने बना दिया ना। यस सर। अच्छा, आपको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है। यस सर। Z यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और आपको पता है कि इन 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करेगा, तो Z कहाँ पे होगा, सर्किल पे होगा ना। का सा सर्कल। आई बात समझ में। साथ साथ 10th क्लास में आप ये भी पढ़ते हो, ये A है, ये B है, ये C है। PhD में भी पढ़ाया था कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, Side containing angle. ये C और ये B है, तो आप C कहते हो ना ये रेशो B। पॉइंट C/B रेशियो में डिवाइड करता है। बोलो बच्चे। यस सर। Yes. अच्छा, यहाँ पे देखो, दिस अपॉन दिस कितने के बराबर है, यहाँ फिगर से देखो, Z का Z1 से डिस्टेंस और Z का Z2 से डिस्टेंस, इसका रेशियो कितना है, रेशो 3। 3 है। मतलब ये 3:1 है, ये 3:1 है ना, Yes, sir. ये भी 3:1 है ना। सर। इसका मतलब इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, यस सर। क्योंकि आपने देखा कि इन दोनों का वही रेशियो है जो इन दोनों का रेशियो है। बोलो, कोई दिक्कत। नो सर। चलो ये वाला देखो, इसको भी इससे मिला दिया, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी वही वाली बात आएगी, जैसे ये इंटरनल है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस था, वैसे ही एक्सटर्नल वाला क्या होता है, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, समझ में आई बात। सर। भाई ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो होता है वो भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे ये C/B है, वैसे ही दिस अपॉन दिस भी जो होगा वो C/B ही होगा। तो अब क्या है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब 3 पॉइंट से आप यूनिक सर्किल बनाते हो, तो एक यूनिक सर्किल बना दिया। देख सकते हो कि ये वाला जो लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। तुम लोग तो सर्किल चैप्टर भी पढ़ चुके हो। ये देखो जरा, सबसे पहले हमने क्या किया,
यहाँ पे ये कहा कि भाई z का z1 से डिस्टेंस z का z2 से डिस्टेंस का 3 टाइम्स है। तो चलो ऐसे किया, ये z1 है, ये z2 है, तो z की पोजीशन एक यहाँ पे आ गई। हमको ये लग रहा है कि ये डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स है। एक यहाँ पे भी आ गया क्योंकि हमको ये लग रहा है कि ये डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स है। और एक इधर भी कहीं आ सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स है। हाँ या ना? यस सर। अब हमने कहा कि ये 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करेगा। करेगा? यस सर। यहाँ पे ये 3:1 है, ये भी 3:1 है। तो जैसे इसको मिला दिया तो ये कौन सा बाइसेक्टर हो गया? एंगल इंटरनल। बाइसेक्ट। और ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हुआ। एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। यस सर। तो जेड का लोकस एक सर्किल होगा जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट ये होंगे। होंगे? यस सर। और याद रखना, ये जो सर्किल जेड का लोकस बनेगा ना, उसके अंदर Z2 पॉइंट होगा और Z1 बाहर होगा। देखो, सर्किल के अंदर Z2 है और Z1 बाहर है। हाँ या ना? सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट बता सकते हो। ये 3:1 है, तो ये हो जाएगा 3Z2 प्लस Z1/4 हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। और ये वाला क्या होगा? 3Z2 माइनस Z1/4। नहीं, 4 क्यों आएगा? m-n होता है ना, तो 2 आएगा। 2 ये डायमीटर के एंड पॉइंट है। मान लो आपसे कहता कि इसका जो लोकस है वो सर्किल है, उसका एरिया बताओ, तो आप कहोगे डायमीटर के एंड पॉइंट मिल गए, इनके बीच में डिस्टेंस निकालने बच्चे। यस सर। कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस का मॉड ले लो। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? दिस माइनस दिस का मॉड। 2 से डिवाइड कर देना, रेडियस मिल जाएगा, तो एरिया भी निकाल सकते हो। ओके सर। आई बात समझ में? यस क्वेश्चन सर। का नेचर ऐसे है कि पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा कि इसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के बराबर हो गया तो वो तो बाइसेक्टर हो जाएगा। PA इक्वल टू PB अगर हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। ओके सर। आई बात समझ में? जी सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे बनाते हैं उसको। वंश समझ में आया बच्चे? यस सर। अब ये देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास PA/PB मान लो लैम्डा है और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, तो P का जो लोकस होगा, याद रखना, सर्किल होगा। कैसे? ये देखो, ये P है, मान लो ये A पॉइंट है x1, y1, ये है x2, y2 है। P इज द मूविंग पॉइंट, इसको x, y कह दिया। ये A लिख दिया, ये B लिख दिया। PA/PB लैम्डा है, PA लिख लोगे x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर, ये PA हो गया। लैम्डा टाइम्स PB x माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर लिख लेंगे। यस सर। बोलो, स्क्वायर कर दिया तो x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर। लिख यस सर। सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ टर्म क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा और यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर आएगा। वाई सर। स्क्वायर के साथ टर्म क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ जो वाई स्क्वायर के साथ आएगा उसको इधर लिख लो। ठीक है, बाकी आप जो टर्म लिखोगे वो एक्स का टर्म लिखोगे, वाई का टर्म लिखोगे, कुछ ऐसा लिखोगे बच्चे। सर। ये सर्किल प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है
कि ये दोनों का कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, साथ में ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे ना ऐसा आएगा, एक्स वाई आएगा, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट बन लाइन। जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। -1 की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ का रेशियो निगेटिव होता नहीं है। और सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालना हो तो सबसे पहले आप 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर देना, फिर सर्किल के फॉर्म में आ जाएगा तो सेंटर और रेडियस बता सकते हो। बताया है ना सर्किल चैप्टर? यस सर। यस सर। तो वहां से आप कर सकते हो बच्चे, याद रहेगा। आप पढ़ते हो ना, ये वाला पी ए बाई पी बी जो है 1 के बराबर है। ये ए है, ये बी है, पी का ए से डिस्टेंस बी से डिस्टेंस सेम है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है ना, यस सर। तभी तो पी ए और पी बी बराबर होगा। यस सर। तो ये याद रखना आपका, जैसे अभी आपने देखा कि जेड का Z1 से डिस्टेंस ये 3 टाइम्स जेड का Z2 से डिस्टेंस था, तो यहाँ पे आपने क्या क्या कहा, जेड का लोकस क्या बोला, सर्किल। सर्किल बोला। उस सर्किल के अंदर Z2 होगा और Z1 बाहर होगा। सर। उस सर्किल का सेंटर भी निकाल सकते हो बच्चे। ये देखो, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा वही क्या होगा, सेंटर। दिस प्लस दिस बाई 2 कर देना, उसका सेंटर निकल जाएगा। ओके सर। कल क्या बता रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चे, रोटेशन बताया था ना। रोटेशन थ्योरम। हाँ, तो रोटेशन थ्योरम में हमने एक क्वेश्चन लिया था, किसका, कहा था कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो रिजल्ट बताया। सर। अब क्वेश्चन ये है, ये Z1 है, ये Z2 है, represented by 2 points A and B in the Argand plane such that OA is equal to OB है, एंगल AOB अल्फा के बराबर दिया हुआ है, और Z1 Z2 आर रूट्स ऑफ Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू 0, जहां पे PQ में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्रूव दैट P स्क्वायर इक्वल टू 4Q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आईटी में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रखा हुआ होगा, देख सकते हो, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, Z1 Z2 are represented by 2 points A and B in the Argand plane such that OA equal to OB and angle AOB is alpha. It is also given that Z1 Z2 are roots of this equation, so you have to prove that P square equal to 4Q cos square alpha by 2। ट्राई कीजिए।
हो गया बच्चे कि नहीं? यस सर। वंश का आवाज ऐसी है क्या? क्या स्टाइल से बोलता है वंश? आजकल अंजलि आवाज नहीं दे रही। अंजलि, अंजलि, यस सर। क्या बेटा आजकल कुछ बोल नहीं रही है तुम? तबीयत ठीक है? अरे सर तबीयत ठीक है, वो जब आपकी क्लास हो रही होती ना, मेरे घर में पूजा चल रही होती, घंटी वंटी बज रही होती, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अरे डेली? यस सर। अरे तो बड़ा चक्कर है। यस सर, वही तो दिक्कत है। कोई नहीं, कान में लगा के सुनते रहो, ठीक है? यस सर। मौलिक, यस सर। बनाओ बेटा। यस सर। प्रांजल, दलीशा, देव सिंह, हिमांशु, कपिस, क्षितिज गुप्ता। मोहम्मद इंसाफ, बीच बीच में ज्वाइन करते हो, तुम कहाँ गायब हो जाते हो? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट माइनस पी लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू लिख लो, और ये देखो Z1 Z2 में क्या रिलेशन है रोटेशन थ्योरम से। आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो आप लिख सकते हो कि Z1 में हम e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको Z2 मिलेगा। यस सर। ये तीन रिलेशन आ गया बच्चे, और जो हमको प्रूफ करना है उसमें पी क्यू और अल्फा है, तो क्या इलिमिनेट कर दें? इस Z1। Z1 Z2 को इलिमिनेट कर दो बच्चे, यस सर। तभी तो पी और क्यू और अल्फा में रिलेशन आएगा। तो यस देखो सर। पी स्क्वायर लेके चलते हैं। पी स्क्वायर का मतलब है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है। Z2 को लिख दिया Z1 e टू द पावर आयोटा अल्फा, Z2 हट गया, Z1 कॉमन ले लिया तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा अल्फा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? यस सर। Z1 स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, Z1 Z2, यहाँ Z2 लिख दिया, यहाँ Z1 लिख दिया। हमको Q लाने के लिए Z1 Z2 लिख दिया यहाँ पे, तो Z2 अपने से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए बच्चे। सर। Z1 Z2 की जगह Q लिख दो, और Z1 बाई Z2 देखो ध्यान से, Z1 बाई Z2 होगा e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, यस सर। और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस 2 ई टू द पावर आयोटा अल्फा। ये अंदर गया तो ई का पावर माइनस आयोटा अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ई का पावर आयोटा अल्फा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आएगा। बोलो बच्चे। सर। तो पी स्क्वायर हो गया क्यू, अंदर में देखो क्या है, ये कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा वाला टर्म कैंसिल हो गया, 2 cos अल्फा। प्लस 2 आ गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो पी स्क्वायर हो गया 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। आया समझ में? यस सर।
अगर इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछा गया वो देख लो। कहा गया कि Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं और कह रहा था कि ओरिजिन Z1 Z2 ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओरिजिन Z1 Z2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देन P और Q में रिलेशन बताना है बच्चे। तो आप यहां पे कहोगे अगर ओरिजिन Z1 Z2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कल हमने क्या रिलेशन बताया था? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। इसको आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Z1 Z2। यस सर। Z1 प्लस Z2 माइनस P है और ये Q है तो P स्क्वायर इक्वल टू 3Q आ गया। यस आएगा? सर। या आप ऐसा भी चाहो यहाँ पे भी देखो वेरीफाई कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर हम अल्फा को 60 डिग्री कर दे तो ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री रख के देखो तो ऑटोमेटिक वही चीज आ जाएगी रिजल्ट। आई बात समझ में? यस सर। गुड। आपको याद होगा यहाँ पे ओमेगा होता है, ये माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है। इसकी मॉडुलस 1 होती है और आर्गुमेंट 2π/3, मतलब ओमेगा को ऐसे लिखते हैं 1 e टू द पावर आयोटा 2π/3। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता है, ये होता है माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। इसकी भी मॉडुलस 1 होती है और आर्गुमेंट क्या लिखते हैं? -2π/3। -2π/3। दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होता है। अच्छा ये देखो, इसके नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो यस सर। तो ये हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2 होगा। यस सर। इसका नाम है माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा के भी मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट कितना आएगा? 2π/3। ना ना, ये एंगल तो π/3 होगा ना? π/3 है। तो आर्गुमेंट में लिखेंगे माइनस π/3। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। यस सर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की मॉडुलस तो 1 है, ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, आर्गुमेंट क्या लिखेंगे? π/3। π/3। तो ध्यान से देखो, ये ओमेगा लिखा, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा और ये दोनों उसका निगेटिव लिखा। ये नजर आना चाहिए आपको। ये ओमेगा और ये वाला क्या है? माइनस ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर तो ये वाला माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? यस सर। एक बार आईआईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आया बच्चे, Z1 माइनस Z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा। Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3/2 दिया हुआ था। तो Z1 Z2 के बारे में बताना है कि ये जो ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा उसका एरिया 0 होगा, या राइट एंगल आइसोसेलेस होगा, या इक्विलैटरल होगा, या ऑब्टूज एंगल आइसोसेलेस होगा।
Z1, Z2, Z3 are three complex numbers satisfying this relation. तो आपको बताना है कि Z1, Z2, Z3 कैसे ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के होंगे, गलत हो गया बेटा। इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के होंगे। क्यों होंगे जरा ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। माइनस ओमेगा। ये वाला माइनस ओमेगा है। तो इसको कैसे लिख लें? 1 e to the power iota minus pi by 3 लिख लें। यस सर। तो Z1 माइनस Z3 हो गया Z2 माइनस Z3 e to the power माइनस iota pi by 3 हो गया। यस सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 माइनस Z3 है। ये देखो, ये Z2 माइनस Z3 हमने बना लिया वेक्टर। इसमें आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा पाई बाई 3 से, और क्या मिल गया आपको? Z1 माइनस Z3। और आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड भी सेम है, तभी तो ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। तो ये देखो ट्रायंगल कैसा बन गया, ये दोनों लेंथ बराबर है और ये 60 डिग्री है। तो आप कहोगे कि Z1, Z2, Z3 आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल। vertices of an equilateral triangle। आई बात समझ में? सर एक बार रुड़की में क्वेश्चन ऐसे करके आया बच्चे कि Z1 by Z2 प्लस Z2 by Z1 1 है। प्रूव दैट, सब्जेक्टिव में आया था पहले, जब रुड़की का अलग से एग्जाम होता था उस समय ये आया था। Z1 by Z2 प्लस Z2 by Z1 1 है। प्रूव दैट ओरिजिन Z1 Z2 are vertices of an equilateral triangle। ये आया था, ट्राई कीजिए जरा। ऐसा नहीं कि जो हमने पहले बताया उसी वाले पार्ट से आप बना दो इसको लेके चलना है और प्रूफ करना है कि ओरिजिन Z1 Z2 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये ध्यान रहे, ये x है तो ये 1/x है। हिंट के लिए, x प्लस 1/x अगर 1 होता है तो x की वैल्यू क्या लिखते हैं? जल्दी बोलो। माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और x प्लस 1/x अगर -1 होता है तो x की वैल्यू होती है ओमेगा 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 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ये हिंट है बच्चे। मेथड फर्स्ट, Z1 by Z2 प्लस Z2 by Z1 1 है। हो गया। सर हो गया। वेरी गुड। तो Z1 by Z2 या तो माइनस ओमेगा होगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। केस फर्स्ट, Z1 by Z2 अगर माइनस ओमेगा होगा
तो इसका मतलब Z1 by Z2 हो गया कितना? 1 e to the power minus iota pi by 3. e to the power minus iota pi by 3, मतलब Z1 हो गया Z2 e to the power minus iota pi by 3, यानी Z2 को, ये देखो ये ओरिजिन है, ये Z2 है, Z2 को आपने क्लॉकवाइज में पाई बाई 3 से रोटेट कर दिया है, तभी आपको Z1 मिल रहा है। और आफ्टर रोटेशन पेज थोड़ा मैग्नीट्यूड ऊपर सेम कर है, लीजिए। आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर। तो ये ओरिजिन Z1 Z2 वर्टिसेस ऑफ क्या हो गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस सर। ऐसी केस सेकंड में क्या होगा? Z1 बाई Z2 अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लोगे तो Z1 हो जाएगा Z2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बताया था e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, बताया था। सर। बोलो, तो इस समय कैसे रोटेट कर रहा? यस सर। क्लॉकवाइज। इस समय Z2 आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा। रोटेशन के बाद चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 डिग्री है, तो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। यस सर। सेकंड तरीका अप्रोच ये हो सकता है, मेथड सेकंड, Z1 बाई Z2 जो है वो तो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। जैसे केस फर्स्ट बनाएंगे वैसी केस सेकंड बनाओगे। मान लो ये है, आपको ये दिखाना है ओरिजिन Z1 Z2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम कहेंगे वी हैव टू प्रूव दैट तीनों साइड को इक्वल दिखा दो। आप ये दिखा दो Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड, बात बराबर हो जाएगी। यस सर। यही तीनों लेंथ बराबर दिखाना है ना बच्चे। सर। तो यहाँ देखो Z1 है माइनस ओमेगा Z2 के बराबर, दोनों तरफ मॉड ले लिया, -1 का मॉड ओमेगा का मॉड Z2 का मॉड, तो यहाँ से Z1 का मॉड Z2 के मॉड के बराबर आ गया। यस सर। अब Z1 माइनस Z2 के मॉड की बात कर लेते हैं। Z1 हमारे पास है माइनस ओमेगा Z2 माइनस Z2 इसका मॉड, यहाँ से माइनस Z2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस ओमेगा इसका मॉड हो गया, माइनस Z2 1 प्लस ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया Z2 का मॉड ओमेगा स्क्वायर का मॉड, तो ये Z2 के मॉड के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो यहां से हमने दिखा दिया कि Z1 का मॉड Z2 का मॉड और Z1 माइनस Z2 का मॉड इक्वल है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ओरिजिन Z1 Z2 are vertices of an equilateral triangle। होगा बेटा? यस सर। जैसे केस 1 दिखाया वैसी केस सेकंड से Z1 बाई Z2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसी तरह से प्रूफ कर लो आगे। एक बार दोनों तरफ मॉड ले लेना, एक बार ये दिखा देना Z1 माइनस Z2 का मॉड इसके मॉड के बराबर है, हो जाएगा। यस सर। चलिए यहाँ तक रिवाइज कीजिए। सर इसे उस अप्रोच से भी बना सकते हैं ना, 3 नंबर्स लेके Z1 Z2 Z3। क्या 3 नंबर? आपने जैसे पहले करवाया था Z1 Z2 Z3 लेके Z3 का ओरिजिन ले लिया बाद में। नहीं तो वो हो गया ना, उसका वो पार्ट हो गया ना बच्चे। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले ये प्रूफ करो कि Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू इतना, फिर उसमें Z3 जीरो पुट करो। वो तो एक तरीका बताए हुए हैं, लेकिन ओके सर। वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं मान सकते ना बच्चे, उसको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा वो कि पहले Yes. वो प्रूफ करो उसके बाद वो प्रूफ करो, है ना? यस सर। तो बेटर आप इस तरह से चलोगे। जी सर। ओके, रिवाइज कीजिए। थैंक यू सर।
ओके Thank you. ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, ओके। sir.